लद्दाख की बर्फीली वादियों में 24 सितंबर 2025 को गोलियां चलीं, आग भड़की और 4 जिंदगियां खामोश हो गईं। सवाल उठता है, आखिर जैन जी का ये आग आखिर क्यों भड़क रही है? क्या है वह छठी अनुसूची जिसके लिए लद्दाख सड़कों पर उतर आया? आइए इस कहानी को पूरी आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। लद्दाख जो भारत का एक ठंडा रेगिस्तान है, जहां पर बौद्ध मठ और मस्जिदों की शांति सदियों से गूंजती रही थी, लेकिन आज के समय में वहाँ पर ऐसी अनहोनी छाई हुई है कि वहाँ की जितनी भी शांति थी वो पूरी तरह से भंग हो चुकी है। लेह की सड़कों पर हजारों जो युवा सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी कार्यालय में आग लगी, वहाँ पर काफ़ी पथराव हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फिर 4 लोग मारे जाते हैं और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। केंद्र सरकार ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया और जो कार्यकर्ता सोनम वांगचुक हैं उन पर हिंसा भड़काने के काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि कुछ उनके द्वारा ऐसे बयान दिए गए थे जिसकी वजह से जो जैन जी आंदोलन है वो लगातार अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच रहा है। लेकिन ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ? तो इस पूरे इन जितने भी हमारे मन में सवाल उठते, आखिर आंदोलन क्यों हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की सरकार आखिर कर क्या रही है, तो इस पूरी कहानी को आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल्स देख सकते हैं। बहुत सारे आपको न्यूज़ हेडलाइंस न्यूज़पेपर में ये खबर देखने को मिलेगी कि जैन जी का जो प्रोटेस्ट है वो लद्दाख में भी शुरू हो चुका है और वहाँ पर भी काफ़ी हिंसात्मक घटनाएं शुरू हुई हैं, यानी कि हिंसा काफ़ी भड़की हुई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 4 लोगों की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन जो 70 लोग हैं उससे ज़्यादा लोग जो वहाँ पर घायल हुए पड़े हैं। तो अब वहाँ पर लोगों की सिचुएशन आखिर कैसी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लडीएस्ट डे, यानी कि जो खूनी डे होता है, एक खूनी जो दिन है। हाउ जैन जी प्रोटेस्ट वेव हिट इंडियास लद्दाख किलिंग 4, यानी कि जैन जी का जो प्रोटेस्ट हुआ है लद्दाख में, उन्होंने 4 लोगों की उसमें मौत हो गई है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये बयान दिया गया है, वहाँ का जो प्रशासन है, कि ये सब कुछ उन्होंने आत्म रक्षा के बचाव में उन्होंने गोली चलाई थी। वेपन्स इन हिज हैंड, बीजेपी क्लेम्स कांग्रेस काउंसिलर इंस्टिगेटेड लद्दाख जैन जी प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक रिएक्ट्स, यानी कि सोनम वांगचुक जो है उनके ऊपर अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो एक एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी लंबे समय से उन्होंने भूख हड़ताल की हुई थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी जो इस हिंसा की वजह से भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया। सबसे पहले हम समझते हैं कि आंदोलन शुरू कैसे हुआ था। तो 2019 की बात है, जब पूर्ण राज्य के दर्जे का जो वादा वो अधूरा रह जाता है, यानी कि 2019 में जो आर्टिकल 370 है वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाता है और उसके बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूटी बनाया जाता है। बीजेपी ने इसे विकास का एक नया युग कहा था और पूर्ण राज्य का वादा किया था कि हम इसको पूरी एक स्टेट का दर्जा देंगे, जिसमें स्थानीय विधानसभा और उसकी जो भी स्वायत्तता, यानी कि वहाँ की जो भी सरकार थी उसको आज़ादी मिलने वाली थी। अब यहाँ पर आप हिंसा की तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, ये हिंसात्मक घटनाएं जो ये आज आज के समय पर हमें एकदम से देखी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था कि लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा, यानी कि वहाँ पर प्रॉपर एक विधानसभा लोकसभा बनाई जाए। अब देखिए, लद्दाख में जो वायलेंस हो रही है उसके पीछे ये जो है वांगचुक इनको ब्लेम किया जा रहा है कि इनके द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फैल गया और लोग जो है सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। अब देखिए, इसमें लोगों के द्वारा एक तो छठी अनुसूची की मांग की जा रही है। वहाँ की जो जनसंख्या, उन्होंने ज़मीन और संस्कृति पर खतरा बताया है। लद्दाख की जो 97 जो वहाँ पर पॉपुलेशन है वो आदिवासी है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है। लोग जो हैं छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं, जो कि स्वायत्त परिषद के जरिए जमीन, संसाधन और जो बौद्ध मुस्लिम मिश्रित संस्कृति मिलती है उसकी रक्षा करती है। बिना किसी बाहरी कॉरपोरेट्स और पर्यटक जीवन खरीद सकते हैं, जिससे ज़मीन खरीद सकते हैं, जिससे पर्यावरणीय क्षति और सांस्कृतिक शरण का डर रहता है। यानी कि अब वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर जो कॉरपोरेट्स कंपनीज होती हैं या फिर जो पर्यटक होते हैं वो ज़मीन खरीद रहे हैं, जिससे क्या है कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता नज़र आ रहा है। आज के समय में हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। तो इसी वजह से लोगों के द्वारा ये हवाला दिया जा रहा है कि उनको अब वहाँ पर एक विधान परिषद चाहिए, प्रॉपर एक छठी अनुसूची वहाँ पर लागू की जाए। अब देखिए, छठी अनुसूची आखिर संविधान में क्या है।
तो संविधान की जो 6th शेड्यूल है उसमें जो 4 पूर्व उत्तर जो राज्य हैं, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम है, वहाँ की जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके लिए है ये अनुसूची को बनाया गया था। शासन वहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ, स्थानीय निकायों के प्रकार, वैकल्पिक न्याय तंत्र और स्वायत्त परिषदों के माध्यम से जो जितनी भी उनको फाइनेंशियल शक्तियाँ दी जाएंगी, फाइनेंशियल पावर्स होंगी, उनके संदर्भ में एक विशेष तरह का प्रावधान किया गया है संविधान में कि इन राज्यों में एक मतलब इनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, जैसे कि कुछ शर्तें रहती है विधानसभा की, जहां पर 60 सीटें हों या फिर 60 से ज़्यादा हो। लेकिन ये जो राज्य इनमें 40, 35 मतलब इतनी ही सीट्स रहती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर विधानसभा का एक मतलब प्रावधान किया गया, विधानसभा बनाई गई प्रॉपर। एक सरकार जो वहाँ पर है वो जितनी भी मतलब भारत का जो शासन है या फिर जो भी सरकार का उन राज्यों पर जो शासन है उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल की जो शक्तियाँ, उनसे उनको आज़ादी दी गई है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी वहाँ पर अगर फैसला लेना हो वहाँ के जो ट्राइब्स को लेकर, सामाजिक कल्याण को लेकर, तो वो फैसला आज़ादी से ले सकते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, नौकरियों में रिजर्वेशन की कमी बताई जा रही। लद्दाख में जो बेरोजगारी दर है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 20% से भी ज़्यादा है। वहाँ पर जो युवा पर्यटन, सेना, सरकारी नौकरियों पर निर्भर है। लेकिन यूटी स्टेट्स के बाद यूटी स्टेट्स के बाद जो बाहरी लोगों की नौकरियां मिलने का स्थानीय लोग वंचित हो जाते हैं। यानी कि जो यूटी होता है वहाँ पर डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल रहता है और वहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर के लोग वहाँ पर आकर जॉब्स करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल पाती और वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर प्रतिनिधित्व की कमी नज़र आ रही थी, यानी कि लोकसभा सीटों की मांग की जा रही है। लद्दाख की जो जनता है लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा चाहती है, यानी कि जो लेह क्षेत्र है और जो कारगिल का एरिया, वहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें होनी चाहिए ताकि उनके जो मुद्दे संसद में अच्छे तरीके से उठ सके। अभी जो वर्तमान में लद्दाख की एकमात्र जो लोकसभा सीट है वो दोनों क्षेत्रों को ही कवर करती है, जो कि लेह और कारगिल के अलग अलग सांस्कृतिक मुद्दों को प्रतिबिंबित नहीं करती। यानी कि वो दोनों जितने भी दोनों क्षेत्र है, जो लद्दाख है और जो लेह है और कारगिल है, तो उन दोनों की जितने भी सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दे हैं उनको संसद में अच्छे तरह से नहीं उठा पाती है। अब देखिए, लद्दाख में पहले भी कुछ इस तरह के आंदोलन देखे गए जो क्षेत्र की अर्ध स्वायत्त स्थिति है, यानी कि अर्ध उसको आज़ादी मिली हुई है, पूरी तरह से नहीं। उसमें राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से कई स्थानीय जो नागरिक हैं उन्होंने विद्रोह किए थे। इसमें कई बार भूख हड़ताल भी की गई थी, जो कि वांगचुक के द्वारा की गई थी, जो एक वहाँ पर एजुकेटर है यानी कि शिक्षक है। उन्होंने पिछले 3 सालों में लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर 5 भूख हड़ताल किए थे। लद्दाख में चल रहे विरोध प्रदर्शन सबसे जाना माना उनको फेमस चेहरा माना जाता है। भूख हड़ताल का जो स्थान था शहीद स्मारक पार्क 3 लद्दाखियों को भी समर्पित है, जो अगस्त 1989 में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में मारे गए थे। तो उन्होंने ऐसी जगह को मतलब चुना, वहाँ पर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। विरोध प्रदर्शन जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर के एकीकृत राज्य में कथित कश्मीरी प्रभुत्व के प्रति आक्रोश के कारण था, यानी कि कश्मीरी जो लोग थे उनके बीच उनका विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से उनमें जो विद्रोह था वो भड़क उठा था और वहाँ पर गोलीबारी हुई और फिर वहाँ पर लोग मारे गए थे, कुछ लोग मारे गए थे। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हैं जो सोनम वांगचुक हैं, तो इनके द्वारा भूख हड़ताल की गई थी और अब सरकार के द्वारा इन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन किए थे अपने मतलब कि जो भूख हड़ताल की थी। ये पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 10 सितंबर 2025 को 15 दिवसीय अनशन शुरू किया था, जिसने आंदोलन को गति दी थी। यानी कि 15 दिनों की इन्होंने भूख हड़ताल रखी थी और फिर आंदोलन धीरे धीरे भड़कने लगता है। उन्होंने लैब और केडीए की 4 मांगे, राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, नौकरी, रिजर्वेशन और अलग लोकसभा सीटों को सही तरीके से यानी कि जोरदार तरीकों से इन्होंने भूख हड़ताल के जरिए इन मांग को उठाया कि एक तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, दूसरा जो है छठी अनुसूची लागू की जाए, तीसरा वहाँ पर नौकरी में रिजर्वेशन दी जाए वहाँ के लोगों को, और अलग लोकसभा की 2 सीटें हैं लद्दाख और जो कारगिल है वहाँ पर लेह और कारगिल जो है, लेह और कारगिल की जो 2 सीटें उनको अलग अलग वहाँ पर लोकसभा बनाई जाए। इसके अलावा चीन जो है सीमा तनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा का दबाव भी बनता है, ये भी एक कारण रहेगा इसमें।
लद्दाख भारत जो है चीन सीमा पर है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आता है, जहां पर 2020 में गलवान घाटी की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद सैनिकों का जो तनाव है वो लगातार बढ़ा हुआ है और स्थानीय लोग महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उनके जो सिविलियन मुद्दे जैसे जमीन, नौकरियां, संस्कृति, ये सब कुछ दबाया जा रहा है। यानी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कि सुरक्षा करने के लिए उनके द्वारा मतलब सरकार कुछ कार्य तो कर रही है ना, और लेकिन वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी ज़मीन, नौकरियाँ, जो संस्कृति, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत चीन के बीच जो विवाद है ये लगातार काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। 61 ईयर से ये सीमा विवाद है, ये जो यहाँ पर आता है गलवान घाटी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग एरियाज में 5 मई में पहली लड़ाई हुई थी पेंगोंग झील में लद्दाख की, 9 मई को दूसरी लड़ाई हुई और इसी तरह 2017 में यहाँ पर 73 डेज़ का जो टकराव यानी कि लड़ाई इनमें देखी गई थी चीन और भारत के सैनिकों में। अब देखिए लद्दाख की लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है। तो ये क्षेत्र सबसे पहले तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर दर्रे, हवाई अड्डे, आपूर्ति मार्गों से जो जुड़ा हुआ है ये पूरा क्षेत्र, और चीन के साथ जो हमारा संघर्ष चलता रहता है उसकी स्थिति में भारत की सेना के लिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सेना को ज़्यादा तैनात किया जाता है। इसके अलावा 2020 में चीनी घुसपैठ हुई थी, उसके बाद जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय चीनी सेनाओं के बीच फिर लड़ाई शुरू हुई थी। लद्दाख जो है भारत और चीन सीमा का जो तनाव का एक केंद्र बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर चीन और भारत के तनाव ज़्यादा देखे जाते हैं। पिछले साल के अंत से कई दौर की जो सैन्य कूटनीतिक वार्ता है उनसे तनाव कम हुआ है। तो अब देखिए नेपाल के आंदोलन का इस जो भारत में लद्दाख का आंदोलन चल रहा है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नेपाल का जो हमने आंदोलन देखा था ये दक्षिण एशिया में जनजी की एक क्रांति थी और उन्होंने पूरी सरकार को ही पलट दिया था, यानी कि सरकार की सत्ता बदल दी थी। वांगचुक ने लद्दाख प्रदर्शन को नेपाल के जनजी विद्रोह से जोड़ा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि युवाओं की निराशा ने इसे जनजी विस्फोट बना दिया कि जो वहाँ पर यंग जनरेशन वो काफ़ी सरकार से नाराज़ है। भारतीय सरकार ने वांगचुक पर नेपाल मॉडल को भड़काने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि अरब स्प्रिंग और जनजी वाले बयानों ने हिंसा को ब्लूप्रिंट प्रदान किया। जो हिंसा हुई है वो इन बयानों की वजह से शुरू हुई है। तो ये भारत सरकार का कहना है। आप यहाँ पर नेपाल के आंदोलन की तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पर ये आंदोलन हुआ था, जनजी प्रोटेस्ट, और इसमें इतना ज़्यादा ये प्रोटेस्ट हुआ था कि यहाँ के जो लीडर है वो यहाँ पर यहाँ से भाग चुके हैं। उनको इतना डर था कि उन्होंने रातों रात ही अपने घर छोड़ दिए थे और लोगों ने वहाँ पर उनके जितने भी जो उन्हें मिले हुए थे यानी कि जो उन्हें भवन वगैरह दिए जाते हैं तो उनमें आग लगा दी थी। अब देखिए इंग्लैंड में भी एक जनजी आंदोलन हुआ था जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जस्ट स्टॉप ऑयल और ग्रीटा थुनबर्ग से प्रेरित ये जो क्लाइमेट स्ट्राइक्स हैं, जहां पर युवा ने फिर सड़कों पर प्रदर्शन किया। 2023 में M25 मोटरवे पर चढ़कर ट्रैफिक को रोका गया था। अब देखिए हर जगह पर अगर हम देखें पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जरूर चल रहा है, और ये प्रोटेस्ट अगर हम ज़्यादा देखें तो जनजी के द्वारा ही मोस्टली किया जा रहा है। इसके अलावा 2020 में ब्लैक लाइट्स मैटर जो था प्रदर्शन जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद शुरू हुआ और ब्रिस्टल में कोलस्टन स्टैचू गिराना इसका एक प्रतीक था, यानी कि काफ़ी बड़े लेवल पर ये आंदोलन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे लोग इस इंग्लैंड के आंदोलन में भी शामिल हुए थे और ज़्यादातर इसमें यंग जनरेशन थी, यानी कि आज की जो जेन जी हैं वो इसमें ज़्यादा शामिल थे। इसमें क्या था, आर्थिक असमानता के एक आरोप लगाए गए थे ब्रेक्जिट के बाद, यानी कि जो ब्रिक्स था उसको एग्जिट किया गया था इंग्लैंड के द्वारा। उसके बाद बेरोजगारी बढ़ गई थी, आवास संकट, यूनिवर्सिटी फीस के खिलाफ जो रेंट स्ट्राइक्स हैं ये सब होती रही। 2024 में लंदन में एंटी रिसेस यानी कि आर्थिक मंदी विरोधी प्रदर्शन किए गए थे। इसके अलावा इंग्लैंड के जो जेन-जी उन्होंने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक का इस्तेमाल करके कैंपेन किए, जैसे कि #क्लाइमेट स्ट्राइक उसके लिए किया गया। लेकिन ये आंदोलन जो है ज़्यादातर शांतिपूर्ण और संस्थागत तरीके से रहे हैं। 2025 के जेन जेड आंदोलनों का जो पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले हम देखें कि दक्षिण एशिया से शुरू होकर ये आंदोलन पूरे विश्वव्यापी यानी कि पूरे विश्व में एक लहर को भड़का सकते हैं। नेपाल का जो आंदोलन काफ़ी सबसे खतरनाक ये साबित हुआ था
और जो वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस आंदोलन को देखते हुए। ये सफलता दक्षिण एशिया में गूंज रही है। बांग्लादेश में भी ऐसा एक आंदोलन हुआ जो छात्र विद्रोह 2024 में, लद्दाख में अभी 2025 में चल रहा आंदोलन। तो इन सभी से क्या है कि पूरे दक्षिण एशिया में कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। लद्दाख के जो गवर्नर हैं उन्होंने हिंसा को नेपाल और बांग्लादेश से तुलना कर दी है कि वहाँ पर भी पहले ऐसी हिंसक घटनाएं देखी गई थी। सोशल मीडिया और डिजिटल क्रांति, वैश्विक युवा संगठन का एक नया मॉडल, यानी कि अब देखिए लोगों के द्वारा, अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है उनके द्वारा ये आंदोलन जो मतलब ये जो प्रोटेस्ट किया गया था, ये एक तो जो वहाँ पर सोशल मीडिया, जो भी सोशल ऐप्स थे, जो भी सोशल सॉफ्टवेयर वगैरह थे, सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था। उसके बाद से ये प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद वहाँ पर जो करप्शन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। हर जगह ही कहीं ना कहीं करप्शन होता है, लेकिन नेपाल के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ की यंग जनरेशन परेशान हो चुकी थी। तो उन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी लीडर थे, उन सभी को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए भारत सरकार का रुख आखिर क्या है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत सरकार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने को लगी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर भाजपा का जो सांसद, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में बांग्लादेश, नेपाल जैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी है उनके द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और जो बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके द्वारा भी एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। इसके अलावा जो भू राजनीति है, यानी कि जियो पॉलिटिक्स है, और जो आर्थिक प्रभाव है उसकी स्थिरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा एशिया में क्या है, जो लद्दाख की हिंसा है, भारत चीन तनाव को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि ये जो एरिया है लद्दाख का, ये जहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है, जहाँ पर चीन अपना कब्जा कब्जा जो है वो जमाना चाहता है, उसी तरह ये तनाव जो भारत और चीन के वो बढ़ सकते हैं। चीन का मीडिया है इसे भारत की आंतरिक अस्थिरता के रूप में प्रचारित कर सकता है कि भारत में जो इंटरनल जितनी भी वहाँ पर स्टेबिलिटी है वो कायम नहीं रह पाई है। इसके अलावा नेपाल की अस्थिरता ने विश्व बैंक और यूएन को युवा बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी करने को भी मजबूर कर दिया है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें पर्यटन, निवेश, सब कुछ प्रभावित होगा इस रिपोर्ट के जरिए। इसके अलावा यूरोप और जो पश्चिमी देश हैं, उसके अलावा इंग्लैंड का जो दक्षिणपंथी आंदोलन था जिसमें टॉमी रॉबिन्सन की रैलियां निकाली गई थी। यूरोपीय संघ में इमिग्रेशन नीतियों को सख्त करने का दबाव डाला जाएगा। फिर फ्रेंच नेता जो है एरिक जेमोर, उन्होंने दक्षिणपंथी जैसे कि यूरोपीय पहचान की रक्षा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग नेताओं या फिर अलग अलग जितने भी वर्ल्ड के नेता हैं संसार के, तो उन अलग अलग देशों के लोगों के द्वारा डिफरेंट बयान दिए जा रहे हैं। इसमें आर्थिक स्थिति क्या, लद्दाख और जो नेपाल में वहाँ पर पर्यटन में गिरावट देखी जाएगी। उसके अलावा इंग्लैंड में नस्लवादी हमलों से व्यापार को नुकसान होगा। वैश्विक स्तर पर युवा बेरोजगार हो सकता है और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी और G20, COP30 जैसे मंचों में नीतिगत बदलाव भी ला सकता है। तो ऐसे मंचों पर जो बदलाव है, यानी कि नीतियां बनाने में अब चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो ये सब इसके प्रभाव होंगे पूरे विश्व पर। अगर हम ये देखें कि जो भारत है और जो भारत है उसका अपने देशों के साथ, मतलब भारत में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है लद्दाख का, इसका भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है। तो अब देखिए जो हम जितने भी प्रोटेस्ट एरिया देखते हैं भारत में, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसके साथ ही जो हमारी नॉर्थ स्टेट्स आती हैं जिसमें जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर का एरिया, उसके अलावा पंजाब, पंजाब के साथ जो राजस्थान है और इधर असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब एरिया, और साथ में जो नेपाल का क्षेत्र है उसके साथ भी जो सिक्किम है और उसके साथ जो यूपी का एरिया है। तो ये सब बॉर्डर कंट्रीज बॉर्डर स्टेट्स जो है ये हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ इनका बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि जो हमारे पड़ोसी देश है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं कि इनको भड़काकर हम कहीं ना कहीं इनको अपने वश में करके या फिर अपनी बात मनवाने के लिए या फिर भारत को कमज़ोर कर सकते हैं कि ये सभी लोग अपने अलग देश की मांग कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो सबसे पहले जो
जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख का क्षेत्र है वो अलग से अपने एक राज्य की स्वायत्त राज्य की मांग करते हैं। इसके साथ ही पंजाब में जो एक खालिस्तानी की मांग उठती है, वो मांग आखिर क्यों उठ रही है? अगर इसकी हम पृष्ठभूमि देखें तो जो मतलब भारत की सरकार है या फिर केंद्र सरकार हम कह सकते हैं, उसके द्वारा इन राज्यों पर ध्यान ना दे पाना है, यानी कि ये राज्यों के विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई उनको फंडिंग वगैरह नहीं दी जा रही है। तो इसकी वजह से जो वहाँ की स्टेट्स हैं उनके लोगों में गुस्सा देखा जाता है और फिर वो अपने अलग से एक राष्ट्र की मांग करते हैं कि हम अपना एक अलग कंट्री बनाएंगे। इसके अलावा मानव अधिकार और सामाजिक प्रभाव जो रहेंगे, युवा शक्ति और हिंसा का द्वंद्व देखा जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो ह्यूमन राइट्स हैं, उन्होंने ऐसे जो संगठन है, पुलिस कार्रवाई जिसमें गोलीबारी, कर्फ्यू लगाया गया, ऐसी जांच की मांग की जा रही है। नेपाल में काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई हैं और इससे वैश्विक मानवाधिकार रिपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जैन जी की जो जागरूकता है वो भी बढ़ती नज़र आ रही है, जिसमें महिलाएं जो हैं, अल्पसंख्यक, पर्यावरण मुद्दे जो है मुख्य रहे। लेकिन इंग्लैंड में नस्लवाद और ने इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में समान भावनाओं को ये ट्रिगर कर सकते हैं, यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं जैन जी को लेकर। भविष्य की अब संभावनाएं क्या रहेंगी इससे? अगर ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहते हैं, यानी कि अभी तक तो लद्दाख में जो 6 अक्टूबर की एक मीटिंग रखी गई है उस और जो इंग्लैंड उसमें फरवरी 2026 में रैलियां निकाली जाएंगी, तो 2026 में तक ये अगर कंटिन्यू रहता है तो यूथ रेवोल्यूशन पूरी तरह से हो सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के अनुसार, यानी कि अगर रिपोर्ट की गई है, यानी कि एक सर्वे किया गया कि एशिया का ये सबसे घातक विद्रोह अन्य महाद्वीपों को भी प्रभावित कर सकता है, यानी कि एशिया के अलावा जितने भी हमारे महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है, तो और जो अफ्रीका है, उसके अलावा जितने भी मतलब कि जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। तो ये पूरे विश्व में हम इसकी स्थिति को देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखा जाएगा। अब देखिए, ये जो आंदोलन है ये सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित नहीं है। नेपाल में भी हमने देखा जैन जी आंदोलन हुआ, वहाँ पर सरकार गिराई गई। इंग्लैंड में नस्लवादी प्रदर्शन भड़के। इसके अलावा बांग्लादेश में भी ऐसे प्रदर्शन किए गए। तो लद्दाख की हिंसा ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसके अलावा अगर ये 6 अक्टूबर की जो बातचीत है ये मतलब फेल रहती है, यानी कि विफल रहती है, तो ये हिमालय विद्रोह जो है पूरी विश्व युवा की क्रांति की अगली कड़ी एक बन सकता है। तो सवाल ये है, क्या केंद्र वादे पूरे करेगी या फिर लद्दाख की वादियाँ और ज़्यादा गूंजेंगी? तो लद्दाख की ये जो चिंगारी है सिर्फ एक क्षेत्र की मांग नहीं है, बल्कि जैन जी की एक आवाज़ है जो ये कहती है कि हमें हमारा हक चाहिए और वो भी अभी चाहिए। तो इसके साथ ही हम देखेंगे आगे जो भी अपडेट आएगी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।